हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग और इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बीएचयू या जेएनयू किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें हिस्ट्री के लिए, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे भी जाते हैं। और आप लोगों ने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है, बीएचयू में भी बहुत सारे आप लोगों के वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हुए चलना। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करना। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि जिनको भी ये वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये उनके लिए भी हेल्प हो जाए उनके एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ दीज वॉज एन एक्शन ऑफ फार्मर अलायंस। तो इनमें से कौन सा किसान गठबंधन की कार्रवाई थी। तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से फार्मर्स की जो किसान के जो गठबंधन के लिए कौन कौन से एक्शन लिए गए वो आप लोगों को बताने हैं। आपके ऑप्शंस हैं, इन्वॉल्विंग फार्मर्स इन पॉलिटिकल एक्शन, राजनीतिक कार्रवाई में किसानों को शामिल करना, या इनकरेज फार्मर टू गिव अप फार्मिंग, या किसानों को खेती छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, या हेल्पिंग फार्मर फाइट फॉर बेटर प्राइजेस, या किसानों को बेहतर कीमत के लिए लड़ने में मदद करना, या ऑप्शन बोथ ए एंड सी राइट होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं फार्मर अलायंस, तो किसान की गठबंधन में, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है क्या बोला गया था कि राजनीतिक कार्रवाई में किसानों को शामिल करना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी पॉलिटिकल एक्शंस होंगे उसमें फार्मर्स को भी अब क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट मिलनी चाहिए, वो भी उसमें शामिल हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फार्मर्स को खेती छोड़ने के लिए वो उनको इनकरेज करना, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना कि तुम लोग क्या कर दो, खेती छोड़ दो। तो ये तो ऑप्शन होता है आप लोगों का बिल्कुल गलत। अगर किसान ही खेती करना छोड़ देंगे तो फिर खेती करेगा कौन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है खेती का काम ही कौन करता है, किसान करते हैं। तो इस वजह से आपको ऑप्शन नंबर बी होता है बिल्कुल गलत। बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की, हेल्पिंग फार्मर्स फाइट फॉर बेटर प्राइसेस। तो यहाँ पर किसानों को हमें बेहतर कीमतों के लिए क्या करना चाहिए, लड़ने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फार्मर अलायंस के लिए किसान गठबंधन की कार्रवाई की थी, तो उसमें राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका ऑप्शन पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ। तो अगर हम यहाँ फार्मर्स अलायंस के बारे में समझेंगे, तो फार्मर अलायंस जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था एक एग्रेरियन इकोनॉमिक मूवमेंट अमंग अमेरिकन फार्मर दैट डेवलप एंड फ्लोरिश्ड इन 1875। यहाँ पे जो ईयर है ये भी आपको याद रखना है, 1875 में ये क्या हुआ था, ये डेवलप हुआ था और फ्लोरिश हुआ था और बढ़ा था आगे। क्लियर हो गया। और ये जो किसान गठबंधन है ये अमेरिकी किसानों के बीच में एक क्या था, संगठित कृषि आर्थिक आंदोलन था। ये पॉइंट भी याद रखना है। ये जो आप लोगों की फार्मर अलायंस की बात चल रही है, ये कौन से फार्मर्स की बात चल रही है, तो वो अमेरिकन फार्मर्स की। सेकंड पॉइंट बात करेंगे, वन ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो संगठन का जो लक्ष्य है इनमें से क्या है, टू एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्रॉप लाइन सिस्टम ऑन फार्मर्स इन द पीरियड फॉलोइंग द अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिका के जो युद्ध हुआ था, गृह युद्ध के बाद की अवधि में किसानों पर फसल ग्रहण अधिकार प्रणाली के प्रतिकूल प्रभावों को क्या करना था, इन्हें समाप्त करना था, इसीलिए इन्होंने ये संगठन बनाया था। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है, द फार्मर अलायंस मूव्ड इनटू पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1890। तो जो फार्मर्स हैं, जो किसानों का जो गठबंधन है, वो कब पॉलिटिक्स में गया था, राजनीतिक में उन्होंने कदम रखा था, तो 1890 में रखा था, ठीक है, अंडर द बैनर ऑफ द पीपल पार्टी कॉमनली नोन एज पॉपुलिस्ट।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पॉपुलर्स पार्टी के बैनर में उन्होंने क्या, अब वो इनका जो बैनर था वो था पॉपुलिस्ट पार्टी का, याद रखना। तब इन्होंने पॉलिटिक्स में, राजनीति में इन लोगों ने कदम रखा था, जिसे हम आमतौर पर क्या बोलते हैं, लघु भवन के रूप में भी आज हम लोग इसको जानते हैं। ये तीनों पॉइंट आई होप अब आपको क्लियर हो गया। तो आपको ईयर भी याद रखना है। इस ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की थी उस पार्टी का नाम भी आपको पता चल गया, क्योंकि पॉलिटिक्स में कब आए थे ये ईयर भी आपको याद रखना है। आई होप अब आपको फार्मर अलायंस का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके साथ ही साथ पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करती चलूंगी। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता इसमें से किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा है जो विश्व का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना क्या है, सभ्यता, सिविलाइजेशन माना जाता है। तो वो होगा आप लोगों का मेसोपोटामियन, ठीक है, मेसोपोटामियन सभ्यता। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको और देखेंगे तो सबसे पुराना जो है वो आपका कौन सा है, मेसोपोटामियन है, जो कि कब आया था, 400 BC से लेकर के 6 सेंचुरी BC तक। उसके बाद अगर कोई पुराना माना जाता है तो वो आपका इजिप्शियन, ठीक है, मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, जो कब आई थी 3400 से लेकर के 1000 BC में। और हड़प्पन सिविलाइजेशन आज की 3rd नंबर पे आती है, जो 2500 से लेकर 1750 के बीच में हमने देखी थी। देन उसके बाद आता है आपका चाइनीज सिविलाइजेशन 1765 से लेकर के 250 BC तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो माइंड में याद रख लो, क्योंकि ये आपसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, या मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपको इसे याद करके हुए चलना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यंग इटली मूवमेंट जो हुआ था बाय लेड टू रेवोल्यूशनरी। तो आपका जो 2 क्रांतिकारियों का नेतृत्व हुआ था, ये युवा इटली आंदोलन, उसमें 2 लोग थे। पहले तो कौन था, एक मांजिनी, और दूसरा कौन था वो आपको यहाँ बताना है। आपके ऑप्शन है गैरिबाल्डी, विक्टर, लुइस या इमैनुअल। तो इस जो आप लोगों का यंग इटली मूवमेंट हुआ था, जो आपका युवा इटली आंदोलन हुआ था, एक तो कौन थे, मांजिनी थे, और दूसरा आपके कौन थे, गैरिबाल्डी, ठीक है। ये दोनों के नाम आपको याद रखने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मेजनी और गैरिबाल्डी हैं। ये दोनों इस यंग इटली मूवमेंट में 2 रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यंग इटली मूवमेंट की बात करेंगे तो ये इटली इंडिपेंडेंस के लिए उसकी यूनिफिकेशन है, क्या है ये, युवा इटली आंदोलन के लिए ये क्या है, स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु इज कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी। ग्रीक कॉमेडी के जो मास्टर हैं उन्हें किन्हें माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एसिकलस, सोफोफिल्स, अरिस्टोफेंस या फिलिप। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरिस्टोफेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होंगे जो जिन्हें मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी कहा जाता है। यहीं हम और भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे एसिकल्स की, तो एसिकल्स क्या थे, ये ग्रीक ट्रेजेडी के फाउंडर थे। याद रखना, अगर आपसे फाउंडर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी पूछेगा तो आपका राइट आंसर क्या है, एसिकल्स है। और ये साथ ही साथ प्रोमेथेस बाउंड के क्या हैं, ऑथर भी हैं। तो ये बुक भी आप लोग साथ ही साथ याद कर लेना। दूसरा बात करेंगे अगर हम लोग सोफोकल्स की, तो सोफोकल्स ये एक ग्रेटेस्ट ग्रीक ट्रेडिजियन है। इन्हें कंसीडर्ड क्या किया जाता है, ये ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रीक के ट्रेडिजियन है। यहीं हम बात करेंगे फिलिप की, तो फिलिप क्या है, ये अलेक्जेंडर के क्या थे, पिता थे। क्लियर हो गया। तो ये चारों का आप लोगों को पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोफेंस, जिन्हें मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति को किस कारण से गति मिली थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था ब्रिटेन का, गॉट अ फिलिप बिकॉज ऑफ। आपके ऑप्शन से कमर्शियलाइजेशन ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया, जो भारत में फसल का उत्पादन का व्यवसायीकरण हुआ था उस वजह से, या ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन, जो भारत के ग्रेट ब्रिटेन को धन की निकासी हुई थी उस वजह से, या भारत में कुटीर उद्योग की बर्बादी हुई थी, रन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया, या भारत में अकाल पड़ने से। तो बताइए कि भारत में
जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में किस वजह से उन्हें गति मिली थी, तो वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। जो भारत में से ग्रेट ब्रिटेन को जो धन की निकासी हुई थी, उस वजह से, इसी कारण से ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियल है औद्योगिक क्रांति को क्या मिली थी, गति मिली थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको और समझेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज अ ट्रांजिशन टू अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट। ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि आपका जो ये औद्योगिक क्रांति जो है ये कब आया था। आपको जो एक तो पीरियड याद रखना है, कौन से टाइम पीरियड पे, 70-60 से लेकर के 80-20 के बीच और 80-40 के बीच की जो टाइम पीरियड है, जो अवधि है, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक नई विनिर्माण प्रक्रिया के लिए संक्रमण थी। तो ये क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक क्या है कि ट्रांजिशन था, एक नया मैन्युफैक्चर प्रोसेस आया था यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में। कौन से दो स्टेट में आया था, ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ इनके टाइम पीरियड भी याद रखना। क्लियर। आगे बात करेंगे दैट दिस ट्रांजिशन इंक्लूडिंग गोइंग फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड टू, अब जब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि इनकी नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई थी, तो वो नई मैन्युफैक्चरिंग लाइक एक हम लोग यहाँ देखेंगे हैंड का प्रोडक्शन मेथड टू मशीन। अभी जो लोग हाथों से बना के हाथों से लिखकर जो काम करते थे, अब वो किस पे आ गए हैं, मशीन पर आ गए हैं। ठीक है। जो न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है एंड जो आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, इंक्रीज यूज ऑफ स्टीम पावर आई, वाटर पावर आया, डेवलपमेंट हुआ, मशीन टूल्स आए एंड द राइज ऑफ द मैकेनाइज्ड फैक्ट्री सिस्टम। तो यहाँ पे इनका क्या है कि अभी तक जो लोग हाथ से काम कर रहे थे, अब उसमें हम मशीन में आ गए। ठीक है। नए रासायनिक निर्माण हुए, लोगों का हमें उत्पादन प्रक्रिया देखते हुए बहुत ही ये सब क्या हुआ, बढ़ते उपयोग शामिल थे। ठीक है। भाप शक्ति और जो जल शक्ति है, ये सब मशीन टूल का विकास और मशीनीकृत कारखाना प्रणाली का यहाँ पे उदय हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो लेड टू एन अनप्रिडिक्टेड राइज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर इस वजह से क्यों होता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने भी क्या किया, तो जनसंख्या की वृद्धि भी क्या हुई थी, बढ़ती गई। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, अगर हमारे पास हमारा काम बढ़ने लगे, बर्डन बढ़ेगा, और अगर हमें सिर्फ कोई हाथ से ही काम करना पड़े तो हम उस काम को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। अगर यही बात हमें मशीन से बोल दी जाए तो हम मशीन से उस काम को बहुत सारा हो तो एक टाइम पीरियड पे जितना भी हमें मिलेगा हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आई थी कब, 70-60 से 80-20 के बीच में। ठीक है। कहाँ पे, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो रिवॉल्ट हुआ था नीदरलैंड का, उसको और क्या बोला जाता है। तो नीदरलैंड का जो विद्रोह होता है उसको और क्या कहा जाता है, द वॉर ऑफ रोजेस, द 100 ईयर ऑफ वॉर, द 80 ईयर ऑफ वॉर, या द 6 ईयर वॉर। तो जो नीदरलैंड का विद्रोह हुआ था उसको बोलते हैं द 80 ईयर वॉर। 80 साल का युद्ध हुआ था, उसे नीदरलैंड का विद्रोह बोला जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि द 100 ईयर वॉर किसे बोला जाता है। मैंने आपको पहले भी वर्ल्ड हिस्ट्री में ये ऑलरेडी 100 ईयर वॉर समझा दिया है। तो आप देखते हैं कि आप कितने बच्चों को ये सारी बातें याद होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 100 ईयर ऑफ वॉर किसे कहा जाता था, किस। ठीक है। और इसमें मैंने आपको क्या क्या बातें बताई थी और कौन से ईयर में हुआ था। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यही बात करते हैं हम लोग रिवॉल्ट ऑफ नीदरलैंड। तो ये टाइम पीरियड हुआ था 1568 से 1648 के बीच में। ठीक है। अगेंस्ट स्पेनिश रूल ऑल्सो नोन एज 80 ईयर वॉर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो विद्रोह किया जाता है 80 साल के जो युद्ध के रूप में इन्हें माना जाता है, किसके खिलाफ हुआ था, स्पेनिश के रूल के, नीदरलैंड। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो स्पेन का जो शासन हुआ था उसके खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। इट ट्रेडिशनली सेड टू हैव बिगन इन जून 1568। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हम तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग टाइम क्या देखी है, 1568 में ये स्टार्ट हो गया था रिवॉल्ट। जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पेनियों ने ब्रुंसलो में काउंट एग्जैक्ट में हॉर्न को मार डाला था। तो यहाँ पे स्पेन ने क्या करा था कि इसने एग्जीक्यूट करा था किसको, एगमोंट को और होर्नी इन ब्रूसले को, और इसने इसको क्या करा था, मार डाला था, किसको, हॉर्न को मार दिया था। हालांकि खुले विद्रोह के कारण उत्पन्न हुए थे तनावी को
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या हुई, पहले हुई थी। तो यहाँ पे जो टेंशन जो जो यहाँ पे रिवॉल्ट हमें देखने को मिला था, ओपन रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेनिश ने क्या करा था, इसको मार दिया था, किसको, हॉर्न को मार दिया था। ये जो फिर इनके बीच में ये बैटल्स हुए, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई, तो उस वजह से क्या हुआ, इसमें ये मारा गया था। क्लियर हो गया। तो इसे और क्या बोला जाता है, 80 ईयर वॉर भी बोला जाता है। किसे, नीदरलैंड के विद्रोह को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इन विच ईयर अलेक्जेंडर द ग्रेट द किंग ऑफ मैकेडोनियन। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ का राजा था, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैसेडोनिया का राजा था। वो कब बना था, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जल्दी से बताओ, या इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो वो राजा कब बना था। अगर स्टूडेंट आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी है, इनके बारे में जानना है, तो आप लोगों को इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए पे मराठा वॉर से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, आप इसको पूरा इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं जिस अलेक्जेंडर द ग्रेट जो बने थे, ये बने थे 336 BC में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इनके बारे में और भी जानेंगे तो इन 336 BC में जब ये कितने साल के थे, 20 साल के थे, अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया के राजा बन गए थे, व्हेन अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन हिज फादर, जब वो एक क्या थे, जब एक राजनीतिक प्रतिनिधि ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। सिकंदर ने ग्रीक और मैसिडोनिया क्षेत्रों में क्या करा था, प्रतिद्वंदियों को वश में करने के लिए अपना शासन शुरू करा था, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वहां पर अपना रूल शुरू कर सके। फिर उन्होंने क्या करा था, एट द काउंसिल ऑफ द लीग ऑफ कोरिन्थ, याद रखना जो कुरनीत की जो लीग हुई थी कि एक परिषद में उन्होंने एशिया के एक सैन्य आक्रमण पर कमांडर के रूप में उन्हें चुना गया था। ही वॉज चूजन एज द कमांडर ऑफ अ मिलिट्री इन्वेजन ऑफ एशिया। यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट करती हूँ, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अभी और भी बहुत से क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आई विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि मैम जो भी क्वेश्चंस लेके आओ उसको पूरे अच्छे से मैं आपको समझाऊँ, वो आपको टॉपिक क्लियर हो। तो मेरी पूरी कोशिश है, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है। क्लियर हो गया। बाकी कहीं भी कुछ डाउट और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको डेली चैनल पे रात को 10 बजे लाइव होना जब ये वीडियो आती है चैनल पे, ताकि आप मुझसे उस वक्त क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आपको उसी समय इसका आंसर दो। पूरी कोशिश क्या करो, जैसे जैसे क्वेश्चन हो उसके आंसर कमेंट करके ज़रूर दो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस होनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी इसको पूरा डिटेल में मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, जाइए उसको चेकआउट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आप लोगों का, द यूरोप रेनेसांस स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। जो यूरोप का पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी, इंग्लैंड से, फ्रांस से, इटली से या ग्रीस से। तो यूरोप का जो रेनेसांस था वो स्टार्ट हुआ था आप लोगों का इटली से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इनके बारे में और देखेंगे तो रेनेसांस जो स्टार्ट हुआ था एक इन फ्लोरेंस इटली से ये स्टार्ट हुआ था, किसका, यूरोप का, ठीक है। अ प्लेस विच अ रिच कल्चरल हिस्ट्री वेयर वेल्दी सिटीजन कुड अफोर्ड टू सपोर्ट बिल्डिंग आर्टिस्ट। तो यहाँ पे क्या था, जो पुनर्जागरण जो इटली के थे फ्लोरेंस में ये शुरू हुआ था। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये सांस्कृतिक इतिहास वाला स्थान था जहाँ पर अमीर लोग रहते थे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों, यहाँ पे जो जितने भी कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनका एफर्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मेंबर ऑफ द पावरफुल मेडिकल फैमिली हु रूल फ्लोरेंस फॉर मोर देन 60 ईयर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जो शक्तिशाली जो मेडिसी परिवार के सदस्य जिन्होंने 60 से ज़्यादा अधिक वर्ष तक फ्लोरेंस में अपना शासन किया था, और इसीलिए ये क्या थे, फेमस बैकर ऑफ दिस मूवमेंट। तो वो आंदोलन के लिए यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 60 साल तक यहाँ पे रूल किया था। तो यूरोपियन रेनेसांस जो है कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था, इटली से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था कौन सी कंट्री से, अभी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट होगा आप लोगों का
When did जूलियस सीजर फर्स्ट इन्वेडेड ब्रिटेन? जो जूलियस सीजर ने पहली बार ब्रिटेन पर कब आक्रमण किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पर पहली बार कब हमला किया था। 33 बीसी में, 44 बीसी में, 55 बीसी में या 66 बीसी में? तो जूलियस सीजर ने जो पहली बार ब्रिटेन पर आक्रमण किया था वो किया था आपका 55 बीसी में। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो जूलियस सीजर फर्स्ट लैंडिंग इन ब्रिटेन, तो जूलियस सीजर फर्स्ट लैंडिंग इन ब्रिटेन ऑन अगस्त 26 और 55 बीसी। डेट भी याद रखना, डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अगर बीएचयू वाले स्टूडेंट हैं वहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिल सकता है। तो 26 अगस्त 55 बीसी में यहाँ पर इन्होंने ब्रिटेन में लैंड किया था। बट इट वॉज मोस्ट अनदर 100 ईयर बिफोर द रोमन एक्चुअली कॉन्कर्ड ब्रिटेन इन AD 43। बट इन्होंने रोमन को अपने कब जीता था? एक्चुअली में अगर पूछा जाए तो वो था 43 बीसी में, सॉरी 43 AD में इन्होंने जीता था, ठीक है। कब? तो लेकिन यहाँ लगभग 100 साल पहले ही रोमनों ने वास्तव में 43 ईस्वी में ब्रिटेन पर क्या की थी? विजय को प्राप्त कर ली थी। क्लियर? आगे बात करेंगे अगर तो है कि बस्ट ऑफ गैलियस जूलियस सीजर द नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ नेपल्स टेकन बाय एंड्रयूज वहेरा इन मार्च 1997। तो यहाँ पे बोल रहा है जो नेपल्स के राष्ट्रीय पुरातत्व जो संग्रहालय में गुएस जूलियस को सीजर का बेस्ट कौन सी डेट में? मार्च 1997 में इन्हें एशिया वोहरा द्वारा लिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ये किसने टेकन बाय किसके द्वारा लिया गया था? एंड्रयूज वोहरा के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 50 बीसी। अगर लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्चुअली में 100 साल पहले ही 43 बीसी में ही इन्होंने क्या किया था? रोमन ने ब्रिटेन पे क्या की थी? विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? रोमन ने। आपको पॉइंट याद रखना है, रोमन ने। और कब? 43 AD में। अगर आपके ऑप्शन में अभी 53 बीसी है, क्योंकि जो ऑप्शन में दे रखा होगा उनसे चलना है और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा था जूलियस सीजर ने कब ब्रिटेन पर पहली बार आक्रमण किया था, तो वो है 53 बीसी में। अगर यही बात पूछ रहे थे रोमन ने कब ब्रिटेन को जीत लिया था, उसको कॉन्कर कर लिया था, तो आपका राइट आंसर होता 43 AD में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ट द फर्स्ट एवर गॉथिक आर्ट? तो आप लोगों ने गॉथिक आर्ट के बारे में सुना होगा। तो पहली बार गॉथिक आर्ट का निर्माण किसने किया था? ग्रेगरी लुइस ने, अबाउट सुगर ने, या ब्रिजेट कॉर्लिस ने, या लोएन कार्ले ने? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गॉथिक आर्ट जो है फर्स्ट टाइम किसने इसको निर्माण किया था? गॉथिक कला का पहली बार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो पहली बार गॉथिक आर्ट ने जो निर्माण किया था वो किया था अबाउट सुगर ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो गॉथिक आर्ट इमर्ज्ड इन एलेग्डी फ्रांस में। ये आपको याद रखना है, जो आर्ट है ये कहाँ पर है? फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? अर्ली 12th सेंचुरी में एट द अबे चर्च ऑफ द सेंट डेनिस ने। और उसको किसने बिल्ड किया था? अबाउट सुगर ने। आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे अबाउट सुगर द्वारा निर्मित सेंट डेनिस के अभय चर्चा 12वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस ने आइडली फ्रांस में ग्रांथिक कला का यहाँ पे क्या किया था? उदय हुआ था। तो राइट आंसर इसलिए आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के साथ साथ जितने पॉइंट्स बता रही हूँ सबको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। क्लियर? तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड द एजियन आर्ट बिगिन? तो एजियन कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से, फ्रांस से, ग्रीस से, या अर्जेंटीना से? तो एजियन आर्ट, तो आप लोगों को आर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। जो एजियन की कला की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो वो ही थी आप लोगों की, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है तो आप लोग मुझे साथ साथ बताते रहिए, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से याद हो जाएगा और आप इसको स्ट्रांगली आपको याद रहा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। तो एजियन की जो आर्ट की शुरुआत हुई थी वो ग्रीस में हुई थी। अगर हम इसके बारे में और बातें जानेंगे, द एजियन आर्ट पीरियड इनकम्पासेस वर्क फ्रॉम द ग्रीसियन एरिया, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक का है मोस्टली, नोटेबली द मिशेनियंस, अर्ली ग्रीक और द फर्स्ट वन हु स्पोक ग्रीक, द आर्ट ऑफ द। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो कह रहा है जो अगेनियन आर्ट की जो अवधि है वो क्या थी? ग्रीसियन के क्षेत्र थी, ठीक है। जो प्राचीन जो पुराने समय के जो ग्रीक थे
उनके काम इसमें से शामिल थे। विशेष रूप से अगर यहाँ पे बात की जाए तो पहला कौन है यहाँ पे, माइसियन, जिन्होंने क्या किया था, जो स्टार्टिंग के यूनानी और ग्रीक बोलने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, माइसिनियन थे। दूसरी अगर यहाँ बात करेंगे द आर्ट ऑफ द सिलेडर्स, तो यहाँ पे अगर सिलेडर्स की कला की बात करेंगे, जो एडिजन सागर में एक क्या था, ये अगेरियन एक आइलैंड था, ठीक है। दूसरी अगर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मिनोवन, तो मिनोवन क्या था, ये ब्रोंज एज था, ठीक है, कांस्य का युग था उस समय पर। और क्रेते और अन्य इंजीनियन द्वीपों के द्वीप पर ये क्या थी, ये सारी कला थी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। अगेनियन जो आर्ट है इनकम्पास दिस लोकल आर्ट दैट वर लोकेटेड ऑन द गन एजेनियन सी, तो ये इसके ही नाम से पड़ा था क्योंकि एजेनियन कला जो है ये कहाँ पर था, ये एजेनियन सागर में ही था, उसके आसपास ही स्थित था, तो इसी से इसका नाम क्या पड़ गया, एगेनियन आर्ट भी पड़ गया था। क्लियर हो गया। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, जो जो यहाँ पे बातें यहाँ दिख रही हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि इंजीनियर कला की शुरुआत हुई थी वो ग्रीस से हुई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द pre-Columbian era of the American, what is the primary work of the Native American living in the Northwest? तो अमेरिका के जो प्री कोलंबियन जो युग के दौरान उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो मूल अमेरिका थे, उनका पहला कार्य क्या था, फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग या ब्लैक स्मिथिंग। तो अमेरिका के लोग जो नॉर्थ वेस्ट सिस्टम में जो रहने आए थे, उनका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्या काम था, वो था फार्मिंग, खेती करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, फॉकलैंड में जो आप लोगों को फॉकलैंड का जो युद्ध हुआ था, याद रखना फॉकलैंड का जो युद्ध के दौरान लड़ने वाले दो देश कौन से थे। वॉर भी आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री से याद रखना है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया और रसिया। तो फॉकलैंड का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, फॉकलैंड का वॉर इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1982 में, ठीक है। कब हुआ था, 1982 में ये युद्ध हुआ था फॉकलैंड का, किसके बीच में, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। यहीं हम बात करेंगे कब हुआ था, 1982 में, ओवर 2 ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरीज इन साउथ अटलांटिक, द फॉकलैंड आइलैंड एंड टेरिटरी डिपेंडेंसी, साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ सैंडविच आइलैंड। तो यहाँ पे जो फॉकलैंड के जो द्वितीय समूह था और इसका क्षेत्रीय निर्भरता था, दक्षिण जॉर्जिया थी और दक्षिण की सैंडविच के ग्रुप थे। इसमें 10 सप्ताह तक ये क्या था, अघोषित युद्ध था, अनडिक्लेयर वॉर था। ये वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया था, ये अनडिक्लेयर वॉर था। सडनली ये लोग आपस में से लड़ने लगे, लेकिन ये वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया था। हम कि एक वॉर युद्ध होता था, एक टाइम सेट किया जाता है, बट ये एक क्या है, अनडिक्लेयर्ड वॉर है। ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा वॉर है जो अनडिक्लेयर्ड था, अघोषित युद्ध था। तो आपका राइट आंसर क्या है, फॉकलैंड, जो कब हुआ था, 1982 में, किसके बीच में, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में। क्लियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, हु रिस्टोर द इंपीरियल रूल टू जापान एम्पायर, जो जापान का साम्राज्य में जो शाही शासन को किसने बहाल किया था, तो वो थे एम्परर मेजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समाज मीजी। अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, द मीजी रिस्टोरेशन को और क्या बोला जाता है, उस समय जो रेफर्ड किया जाता था वो थे हॉनरेबल रिस्टोरेशन के, उन्हें ऑनर किया जाता था, ठीक है। उस समय माननीय बहाली के रूप में उन्हें संदर्भ किया जाता था और उन्हें साथ साथ मेजी रिनोवेशन के ना बोला भी जाता है, ठीक है। क्या, मेजी रिनोवेशन, अभी मेजी रिस्टोरेशन है लेकिन इट इज ऑल्सो नोन एज मेजी रिनोवेशन। क्लियर। अगर इस रेवोल्यूशन, रिफॉर्म और रिन्यूएबल वॉच क्या है कि पॉलिटिकल इवेंट बोला गया है, जिन्हें क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि जिसने क्या किया था, मीजी नवीकरण ने क्रांति, सुधार और नवीनीकरण के रूप से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। रेवोल्यूशन, रिफॉर्म और रिन्यूएबल और पॉलिटिकल इवेंट से भी इस मेजी रिनोवेशन को भी जाना जाता है। और ये एक घटना थी जिसने 1868 में, कब, 1868 में सम्राट के तहत जापान में व्यवहारिक शाही शासन को बहाल कर दिया था। उसने क्या करा था, जो जापान में इंपीरियल रूल था, याद रखना जापान का ही बोल रहा है, ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन में पूछा गया था।
यहाँ पे आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है, तो वो कब था, 1868 में, ठीक है। जापान के जिन्होंने रिस्टोर किया था, किसको इम्पीरियल रूल किया था, उन्होंने कहा कि जापान को किसके अंडर में, एम्परर मीजी। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाइना बिकेम रिपब्लिक, चीन कब गणतंत्र हुआ था? तो चीन जो है वो रिपब्लिक हुआ था आप लोगों का कब, 1912 में या 1939 में, 1919 में या 1900 में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1912 में चीन जो है वो गणतंत्र हुआ था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझना, द हिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना बिगेन आफ्टर द किंग डायनेस्टी इन 1912। तो चीन का जो गणराज्य का इतिहास हम देखेंगे तो 1912 में किंग राजवंश के बाद शुरू होता है। किसके बाद, किंग राजवंश से बाद। When the formation of the republic in China as a constitutional republic put an end to 2000 year of imperial rule। तो यहाँ ये कह रहा है जब तक एक संवैधानिक गणराज्य के रूप में चीन गणराज्य ने के गठन में 2000 वर्षों की शाही शासन को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पर बात करें मांचू के नेतृत्व वाले किंग राजवंश ने 1644 से लेकर के 1912 तक चीन पर क्या किया था, उचित शासन किया था। किसने, ये इम्पॉर्टेंट है, चाइना पर। आपको पहली बात तो डायनेस्टी याद रखनी है, वो है किंग डायनेस्टी चाइना की। और उसमें रूल कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था आपके मांचो। तो मांचो थे जिन्होंने किंग डायनेस्टी पे रूल किया था चाइना पे, ठीक है। टाइम पीरियड है 1644 से लेकर के 1912 तक उन्होंने ये शासन किया था। उसके बाद गणतंत्र ने अपनी स्थापना के बाद कई परीक्षणों और क्लेशों का अनुभव किया था, जिसमें सरदारों और विदेशी शक्तियों के रूप में असमान तत्वों का क्या हुआ था, प्रभुत्व शामिल हुआ था। तो यहाँ हम लोग जब रिपब्लिक यहाँ पे इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। किसके भी जर्नल्स और जो फॉरेन पावर हैं वो सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो आपको याद रखना है जो रिपब्लिक हुआ था उसमें राजा कौन था, टाइम पीरियड कौन सा था और इस कौन सी डायनेस्टी का था, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन डिड द ग्रेट प्रोटीलियन कल्चर रेवोल्यूशन बिगिन। तो यार राइट आंसर क्या है, 1966 में। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना कि महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1966 में। अब ये होता क्या है, इसको अच्छे से समझना। ही कल्चरल रिवोल्यूशन, ठीक है, मेन आपका क्या पूछा गया, जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल है वो कब भी शुरू हुआ था, तो वो आपको समझ में आ गया कब हुआ था, 1966 में हुआ था। इसमें ये कह रहा है कि जो सांस्कृतिक क्रांति और औपचारिक रूप से महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति जो है 1966 के मतोसो तुग की मृत्यु तक 1976 के चीन के एक हिंसक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था, ठीक है, जो 21 के माओ जेडोंग की यहाँ पे डेथ हुई थी। ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो माओ जेडोंग थे जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ये लॉन्च किया गया था। लॉन्च बाय माओ जेडोंग, चेयरमैन ऑफ द चाइनीज कम्युनिटी पार्टी के ये क्या थे, माओ जेडोंग चेयरमैन थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या थे ये, चेयरमैन थे इसके, और फाउंडर ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये क्या रह चुके हैं, ये इन्होंने क्या फाउंड किया, किसके फाउंडर है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इट स्टार्टेड गोल वॉज टू प्रिजर्व चाइनीज कम्युनिटी बाय परडुइंग रिमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एंड ट्रेडिशनली एलिमेंट फॉर चाइना सोसाइटी। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन, ये बात आपको याद रखना है, म्यू जेडोंग थे, ठीक है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये चीन के जनवादी गणराज्य के संस्थापक भी थे, जो मोताशे तुंग द्वारा इन्होंने शुरू किया गया था। और इसका घोषित लक्ष्य क्या था कि चीनी समाज से हमें पूंजीवादी और पारंपरिक तत्वों के अवशेष को हटा करके चीनी के साम्यवाद को यहाँ पे संरक्षित करना है, ठीक है। तो उनका मतलब है कि जो चीन की सोसाइटी में, जो चाइना की सोसाइटी से हमें पूंजीवादी को हटा करके अब हमें उसके साम्यवाद को लेकर के आना है, कैपिटलिस्ट को हटा करके अब हमें क्या लेके आना है, इंपीरियलिज्म को लेकर के आना है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। सांस्कृतिक क्रांति के
दौरान यहाँ पे क्या हुआ था कि क्रांति के राजनीतिक असंतुष्टों को सेंसर किया गया और उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। इसके अलावा जो चीन के इतिहास में कई तत्व जैसे कि मूर्तियाँ नष्ट कर दी गई थी उस टाइम पे। तो क्रांतियों ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की विफलताओं से उभरने के लिए कम कट्टरपंथी नेतृत्व की अवधि के बाद चीन में सत्ता की केंद्रीय स्थिति को माओ की वापसी को क्या किया था, चिन्हित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये वापस आ गए थे। इसका मतलब है कि क्रांति ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की विफलता के ऊपर कट्टरपंथी क्या कि वापस किया था, तो इसकी वजह से माओ की वापसी हो चुकी थी, जिससे केवल 5 साल पहले महान चीनी पर क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था। जो ग्रेट चाइनीज यहाँ पे क्या पड़ गया था, 5 साल पहले यहाँ पे अकाल फैमाइन आ गई थी। क्लियर हो गया। तो ग्रेट पॉलिटिशियन कल्चर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1966 में, जहाँ पर चाइना के हमने देखा, यहाँ पे चाइना की सोसाइटी की बात हो रही है। यहाँ पे कैपिटलिज्म को हटा करके यहाँ पे क्या साम्यवाद लाने की बात हुई थी। ठीक है, उसको रखा गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा उस समय की क्या चीज़ें, जब ये सब चीज़ें हुई उस दौरान जो वहाँ पे मूर्तियाँ थी उन सबको क्या कर दी गई, तोड़ दी गई सबको। ठीक है, वहाँ के जो माओ, और उस समय कौन था, माओ था, जब वो वापस आया था चाइना में, उस समय की बात बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से बेस्ड याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड माओ जेडोंग चेयरपर्सन ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो माओ जेडोंग जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वो चेयरमैन बना था, तो आपको बताना है कब बना था, लॉन्ग मार्च के दौरान, यनन पीरियड के दौरान, या कांसी पीरियड के दौरान, या 1949 में। तो अभी मैंने आपको बताया जो माओ जेडोंग चेयरमैन बना था, ये रिलेटेड मैं आपको, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैं आपको जो बता रही हूँ आप इसको इग्नोर मत करना कि नहीं इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी बातें यहाँ बता रही हूँ उसको अच्छे से समझो। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो सकता है कुछ नया होगा, कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन आज इसको पढ़ो, दोबारा से इस वीडियो को देखना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिस क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपको समझ नहीं आया उसको दोबारा करना, दोबारा लिखना करना, उसके डिटेल में पढ़ना, उससे भागना नहीं, वरना ऐसे ही क्वेश्चन आप जब एग्जाम में देख पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है उन्हीं क्वेश्चन को करो जिन क्वेश्चन को आपको भी नहीं आ रहा है। टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस और पढ़ाई रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो माओ जेडोंग जो चेयरमैन बना था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 1949 में बना था। अभी मैंने आपको ये बातें पढ़ाई हैं, तो ये ऐसे ही आपको आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में अगर समझेंगे, माओ जेडोंग जो है यहाँ पे दिसंबर 26 से लेकर के 1893 और सितंबर 9 1976 में ये चेयरमैन बने थे माओ, और पॉपुलर हुए थे माओ इस्यूतंग से। और ये एक चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, और इन्होंने फाउंड किया था, किसी ने क्या बोला गया था, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के ये क्या थे, फादर रह चुके, क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने फाउंड किया था। ये मैं अभी आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। विच ही रूल्ड एज अ चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये इन्होंने रूल किया था, शासन किया था, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में फ्रॉम द स्टैब्लिश ऑफ द पीआरसी। कब ये हुआ था, 1949 में। अंटिल इज डेथ, कब तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, 1976 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये बात मैंने आपको बताई कि ये क्या थे, माओ जेडोंग जो ये चेयरमैन थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, और इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, ये क्या थे, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर थे, इन्हें फादर कहा गया है। तो ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ इसको इग्नोर मत करो, इन सबको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो तो बेटर रहेगा। तो इसका राइट आंसर है 1949 में ये बने थे। क्लियर हो गया। और कब तक थे, 1976 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी। ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेना। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपकी तापसिंग आंदोलन की। जो तापसिंग आंदोलन है वो क्या है, तो आपके ऑप्शन है कन्फ्यूजन मूवमेंट, बुद्धिस्ट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, या एंटी फॉरेन मूवमेंट। तो मैं आपको ये तापसिंग आंदोलन समझा देती हूँ। तापसिंग आंदोलन जो है एक रिलीजियस मूवमेंट है। ठीक है, तापसिंग आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है जिसे मांचू चीनी राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा गया था। किसे, पॉइंट याद रखना, एंटी मांचो चाइनीज नेशनलिस्ट के साथ इन्हें जोड़ा गया था। इन 1644 में ये एक ऐतिहासिक उपद्रव के माध्यम से
मंसल्स ने मिंग साम्राज्य की राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया था, मांचूसी ने बीजिंग पे क्या कर लिया था, इन्होंने कैप्चर कर लिया था और उसको अपनी राजधानी बना ली थी। किसकी में, मिंग एम्पायर को इसकी राजधानी बना ली थी। इस तरह से अधिकांश चीन पर नियंत्रण इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपने चाइना पर इस पे अपना कंट्रोल बना लिया था। और हालांकि इसे प्रभावी बनाने में 60-80 तक का इन्हें समय लग गया। 60-44 का टाइम है, ठीक है। 60-44 से लेकर के 60-80 तक इन्हें टाइम पीरियड लग गया इसको मोर इफेक्टिव बनाने में, इसको प्रभावी बनाने में इन्हें इतना समय लग गया। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। टैपिंग मूवमेंट जो है, ये टाइपिंग आंदोलन है, ये क्या था। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो अब आप मुझे आंसर करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इसका राइट आंसर देख पाते हैं। तो ये आप लोगों का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, ताकि आप लोगों के लिए इतना प्रैक्टिस और रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट रहे, ज़्यादा ना हो। बाकी अपनी रिवीजन को चालू रखिए, जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी इस वीडियो में मेरे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको ऐसे एक से एक वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिलेगी। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पर आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे, आप लोग कमेंट करके क्यों नहीं बताते हैं। आप लोगों को इतना क्यों, कितने क्वेश्चन सही गए, आप लोग बताओ। कितना कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या नहीं समझ में आया। आप लोग कुछ पूछते ही नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा। कुछ बच्चे कोशिश भी करते हैं, आंसर देते भी हैं, बट आप लोग ना ही टाइम पर अपना जवाब भी नहीं देते, बल्कि आप कोशिश करो, तभी आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम अच्छा जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक तरीके से इस वीडियो को आप मॉक टेस्ट लेकर के चलिए, और पूरा कुछ भी डाउट हो साथ ही साथ अभी क्लियर भी कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो बने रहिए और बेस्ट दीजिए, और अपने जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। आगे मैं ऐसे ही आपको किस टॉपिक में या किस से वीडियोस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो भी जल्दी से जल्द लेकर आऊँगी। लेकिन मैं भी वर्ल्ड हिस्ट्री पे इसलिए फोकस करूँगी, बहुत से स्टूडेंट ने बोला है कि मैम एंशियंट हिस्ट्री जो है हमारी, मतलब इंडियन हिस्ट्री जो है, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, हम उसको कवर अप कर लेंगे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री कराइए। तो मैं अब इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। आज की क्लास कैसी रही वो सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।